महर्षि दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 12 के गणित विषय में प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में 18वें क्वेश्चन तक लगा लिया। अब इसके बाद में 19वां क्वेश्चन हमें करना है। 19वें क्वेश्चन में बता रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है 2000। तो इसमें एक संघ है व्यापार संघ जिसके पास 30,000 रुपये है, तो उसे दो बांडों में उसको निवेशित करना है। पहले बांड में जब वो निवेश करता है तो उसे 5% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। दूसरे बांड में उसे 7% वार्षिक ब्याज की दर से उसे साधारण ब्याज बढ़ता है। तो वो किस तरह से पैसों को दोनों में बांटे, तो इसमें मान लेते हैं कि माना पहले बॉन्ड में, यह आपका पहला पार्ट है, माना पहले बॉन्ड को x रुपए दिए हैं, पहले बॉन्ड को उसने x रुपए दिए जिस बॉन्ड के ऊपर 5% का ब्याज था, तथा दूसरे बॉन्ड को 30,000 माइनस x रुपए दिए जाए। इस तरह से तो पहले बॉन्ड को x रुपए देता है, दूसरे बॉन्ड को 30,000 माइनस x रुपए देता है। और पहले बॉन्ड में जो प्रतिशत है साधारण ब्याज का प्रतिशत, इसकी दर 5% है और इसकी दर 7% है। ये इसमें बताया गया है। अब इसमें x का मान हमें निकालना है कि पहले बॉन्ड को कितने रुपए दिए गए और दूसरे बॉन्ड को कितने रुपए दिए गए। आव्यूह किससे निकालना है, तो इसमें हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है पहले बॉन्ड के लिए पहले बॉन्ड से साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है x रुपए पहले बॉन्ड के लिए, गुणे दर कितना है 5, गुणे समय कितना है 1 साल, सबको दिया जा रहा है, बटे 100। इस तरह से पहले बॉन्ड को दिए गए। और इसी तरह से दूसरे बॉन्ड से साधारण ब्याज बराबर, इसमें 30,000 माइनस x गुणे 7% गुणे 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले बॉन्ड को पैसे देने से इतने साधारण ब्याज मिलते हैं और दूसरे बॉन्ड को जो पैसा दिया जाता है उससे इतना ब्याज मिलता है। ठीक है, तो अब इसी को हमें आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। तो आव्यूह के रूप में हम किस तरह से इसमें व्यक्त करेंगे कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही करना है। तो मूलधन इसमें क्या है, ध्यान से देखें, पहले बॉन्ड में x रुपए है और दूसरे बॉन्ड में कितना है 30,000 माइनस x। तो इस तरह से हमारा एक आव्यूह बन गया। ये आव्यूह 1x2 का, 1x2 का है। इसको ठीक से देखना पड़ेगा। ये आव्यूह गुणे दर
ये 1/2 का अवयव है। ये मूलधन हमारा हो गया। दर कितना है पहले बॉन्ड के लिए, जिसके पास 100 रुपये दिए गए थे उसका दर 5% है, तो 5। दूसरे का दर 7% है, तो 7। ये दर हो गया, ये मूलधन, ये गुणे दर, गुणे समय, समय को 1 साल है तो इसको नहीं लिखना है, बटे 100। तो बटे 100 के लिए हम 1/100 यहाँ पर कर दें। तो इस तरह से दोनों बॉन्डों में जो पैसा दिया जा रहा है, हमें साधारण ब्याज कितना मिलना चाहिए। तो पहले पार्ट को जो साधारण ब्याज दिया जा रहा है वो 1800 रुपये दिया जा रहा है। इस तरह से हमें देना है कि हमें 1800 रुपये मिले, तो बराबर ये हो जाएगा 1800। ये जो 1800 रुपये है दोनों बॉन्ड को मिलाकर साधारण ब्याज है, इसीलिए दोनों बॉन्डों को अवयव के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 1/2 का अवयव है, ये 2/1 का अवयव है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x को 5 से गुणा तो 5x, प्लस इसको 7 से गुणा तो 7 × 30,000 माइनस x, ये हो जाएगा गुणे 1/100, गुणे 1/100, ये हो जाएगा 1/100 बराबर 1800। अब इसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये 5x 1/100 अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस 7 × 30,000 माइनस x, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x बटे 100, ये इससे मल्टीप्लाई बराबर 1800, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका एलसीएम 100 और 100 का 100 हो जाएगा। यहाँ पर 5x प्लस ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800। ये 5x माइनस 7x, ये माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर 1800 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1800 1,80,000 रुपये। अब ये -2 को उधर ले जाओ और 1,80,000 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000 बराबर 2x, तो ये हो जाएगा 1,80,000, तो ये हो जाएगा 30,000 बराबर 2x, तो x बराबर 15। कितने रुपए x बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बॉन्ड को जिसका ब्याज 5% था उसको हमें 15,000 रुपये देने हैं। अगर 15,000 पहले बॉन्ड को देने हैं तो कुल दूसरे बॉन्ड को कितने देने हैं, 30,000 माइनस x। तो यहाँ पर इसमें x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहले बॉन्ड को 30,000 रुपये तथा दूसरे बॉन्ड को भी 30,000 रुपये देना है। दोनों बॉन्ड को 30,000 रुपये देने हैं। इसको 15,000 देने से दोनों बॉन्ड को 15,000 आधा पैसा अगर हम पहले दूसरे बॉन्ड को दे देंगे तो कुल साधारण ब्याज हमारा 1800 मिल जाएगा। ये इसका पहला पार्ट था। इसका पार्ट दूसरा जो होगा उसमें 2,000 रुपये दिए गए हैं और पूछा गया है कि पहले बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड को कितना पैसा दिया जाए कि इसका पैसा 2,000 हो जाए। तो इसको बिल्कुल इसी प्रोसेस से लगाएंगे, बिल्कुल यही करना है।
यहाँ पर पहले बॉन्ड में मान लेंगे कि x देना है, दूसरे बॉन्ड में मान लेंगे 30,000 माइनस x देना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने 1800 लिखा है, यहाँ पर आपको 2000 लिख देना है। उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे और x और y का जो x का मान और इसका मान निकल जाएगा, तो पता लग जाएगा कि किस बॉन्ड को कितना पैसा देना है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें पहले बॉन्ड को कितना रुपया दें और दूसरे बॉन्ड को कितना रुपया दें 30,000 में से, कि साधारण ब्याज 2,000 रुपये मिले। तो इसमें भी वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। माना पहले बॉन्ड को x रुपये तथा दूसरे बॉन्ड को 30,000 माइनस x रुपये हम दे दें। तो डायरेक्ट हम अवयव बनाएंगे। तो पहले बॉन्ड को हमने x रुपये दिया, दूसरे बॉन्ड को हमने 30,000 माइनस x रुपये दिया। इस तरह से हमारा ये अवयव बन गया 1/2 का, इंटू पहले बॉन्ड का 5% दर है, दूसरे बॉन्ड का 7% दर है, इंटू 1/100 बराबर कितना साधारण ब्याज जाना चाहिए 2,000। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1/2 का है, ये 2/1 का है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x का मल्टीप्लाई 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इंटू 1/100 पूरे का इज इक्वल टू 2,000। इतना साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5x/100 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x/100 बराबर 2,000। यहाँ से 100 का एलसीएम 100, ये 5x प्लस, तो ये 2,000 हमें ब्याज चाहिए 2,000। ये हो गया 5x प्लस कितना हो गया माइनस 7x बराबर 2,000। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर ये 2,000 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2,000 ये हो जाएगा 2,00,000। अब 2x उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2x इधर चला जाएगा, यहाँ पर 2,10,000 माइनस 2,00,000 ये हो जाएगा 2,00,000, ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 बराबर 2x और x बराबर 5,000 रुपये। इसका मतलब पहले बॉन्ड को हमें कितना देना है 5,000 रुपये, तो दूसरे बॉन्ड को कितना रुपया देना होगा 25,000 रुपये। अतः दूसरे बॉन्ड को दिया गया दी गई राशि बराबर 30,000 माइनस 5,000 25। इसका मतलब पहले बॉन्ड को 5,000, दूसरे बॉन्ड को 25,000 देना है। इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा बॉन्ड जो 7% ब्याज देता है और ये 5% ब्याज देता है, तो इसको हमें कम देना है, केवल 5,000 देना है, और इसको हमें ज़्यादा देना है 25,000 देना है, तभी हमारा 2,000 रुपये साधारण ब्याज टोटल आता है। तो इस तरह से दूसरा पार्ट इसका होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद में हमारा 20वां क्वेश्चन शुरू होगा। जो 20वां सवाल है वो बताता है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 रुपये प्रति पुस्तक क्रमशः है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी।
तो इसमें दिया गया है कि रसायन विज्ञान की 10 दर्जन पुस्तकें और क्या दिया गया इसमें, भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन है, 8 दर्जन पुस्तकें हैं। और अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं इसमें 10 दर्जन, अर्थशास्त्र की भी 10 दर्जन पुस्तकें हैं, ये बताया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक पुस्तक की जो कीमत है, इसका जो मूल्य है, रसायन विज्ञान की पुस्तक का जो मूल्य है ये 80 रुपये प्रति पुस्तक है, 80 रुपये प्रति पुस्तक। एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये, इसका मूल्य कितना है 60 रुपये प्रति पुस्तक, और इसका मूल्य 40 रुपये प्रति पुस्तक। 40 रुपये प्रति पुस्तक है और इतने दर्जन पुस्तकें हैं। तो आपको बताना है कि दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी अगर ये इसको बेचेगा। तो ध्यान से देखें, 10 दर्जन पुस्तकें हैं रसायन विज्ञान की, जिसमें से प्रत्येक पुस्तक 80 रुपये की है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आदियों से हमें निकालना है, तो 10 दर्जन पुस्तक है रसायन विज्ञान की, सबसे पहले लिखा गया। 8 दर्जन पुस्तक है भौतिक विज्ञान की, और अर्थशास्त्र की 10 दर्जन पुस्तक है। अगर इनको 12 से गुणा कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि 12 धामा 120 पुस्तक रसायन विज्ञान की है, 12 के 96 पुस्तक भौतिक विज्ञान की है, और 12 धामा 120 पुस्तक अर्थशास्त्र की है। इनका मूल्य कितना है, ये मूल्य हमें निकालना है। और हम जानते हैं कि जो प्रत्येक पुस्तक रसायन विज्ञान की है इसका मूल्य 80 रुपये है, भौतिक विज्ञान की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये, और अर्थशास्त्र की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 40 रुपये। बस इसको हमें गुणा कर देना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे सिंपली गुणा करेंगे, बाद में 12 से गुणा कर देंगे। तो पहले इस आव्यूह और इस आव्यूह का गुणा होगा, तो 10 का 80 से गुणा, यहाँ पर लिखेंगे कुल प्राप्त धनराशि बराबर कुल इतनी धनराशि प्राप्त हुई। तो 12 गुणे 10 से 80 800, 80 800 प्लस 8 गुणे 60 480 प्लस 10 गुणे 40 400, ये इतने हो गए। तो 12 गुणे, इनको जोड़ देंगे तो 800 400 1200 और 400 1680 रुपये। इसको गुणा करेंगे तो 12 जरिए 0, 12 8 96 और 12 6 72, 72 9 81 और 12 1 कम 12, 12 8 20, 20,160 रुपये की कुल इनको पुस्तक इनकी बिकेगी। इतने रुपए की पुस्तक इनकी बिकेगी। तो ये कुल धनराशि है जो दुकानदार प्राप्त करेगा इन पुस्तकों को बेचकर। तो इस तरह से आव्यूह विधि से इनका पूरा मूल्य निकाल दिया जाता है। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 21 22 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको आगे हम करेंगे। इसके बाद में हमारा 21वां सवाल है। इसमें आव्यूह x, y, z, w और p 5 आव्यूह दिए गए हैं और सबकी कोटियां नीचे दी गई हैं। 21वें सवाल में पूछ रहा है कि p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू जेड के परिभाषित होने के लिए n के p पर क्या प्रतिबंध होगा, और इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं।
तो हमें प्रतिबंध बताना है एन, के और पी में। तो आप लोग देखें, अगर पी इंटू वाई को परिभाषित होना है तो पी की कोटि कितनी है, पी इंटू वाई का मल्टीप्लाई होना पड़ेगा प्लस डब्ल्यू इंटू वाई का मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। पी की कोटि कितनी है, पी क्रॉस के, और वाई की कोटि कितनी है, 3 क्रॉस के। तो ये तो हमें पता है कि अगर पी वाई को परिभाषित होना है तो ये और ये बराबर होना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। आप लोग जानते हैं दो आव्यूह तभी गुणा किए जा सकते हैं जब पहले आव्यूह का कॉलम दूसरे आव्यूह के रो के बराबर हो, अर्थात इस स्थिति में पी वाई तभी परिभाषित होगा जब के 3 के बराबर होगा। इसका मतलब के बराबर 3 होना आवश्यक है। फिर देखते हैं इसमें हम कि डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने में, तो डब्ल्यू की जो कोटि यहाँ पर है n क्रॉस 3 दी गई है, और y की कोटि फिर से यहाँ पर है ये 3 क्रॉस k दी गई है। तो इसके परिभाषित होने में क्या होगा, 3 और 3 तो पहले से ही बराबर है, तो ये तो पहले से ही परिभाषित है, k बराबर 3 होना ही चाहिए। अब जो इसके मिलने पर जो आव्यूह बनेगा, तो इस आव्यूह की कोटि इस आव्यूह की कोटि दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी ये आव्यूह दोनों आपस में जोड़े जा सकते हैं। ये दूसरा स्टेप हमें सोचना है कि मल्टीप्लाई में तो ठीक है के 3 के बराबर होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डब्ल्यू वाई से आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 3 ये बराबर है। लेकिन अब जोड़ने पर भी कोटियों को ध्यान में रखना चाहिए, दो आव्यूह समान कोटियों के होंगे तभी इनको जोड़ा जा सकता है, अर्थात इन दो आव्यूह, ये आव्यूह और ये आव्यूह, ये दोनों समान कोटियों के होने चाहिए तभी इन्हें जोड़ा जा सकता है। तो पी वाई की कोटि क्या होगी, पी क्रॉस के, तो पी वाई आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी पी क्रॉस के, और डब्ल्यू वाई आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी एन क्रॉस के। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर कब होगा, जब n p के बराबर होगा, तो n p के बराबर होना ही चाहिए। ये दूसरा हमें पता चल गया। पहली बात तो k 3 के बराबर होनी चाहिए और n p के बराबर होना चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इसमें दिया गया है कि k = 3 और p = n, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। बस ये आपका सवाल लग गया। इसके बाद में इसी बेस पर आपका 22वां सवाल भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि यदि n p के बराबर है तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि कितनी होगी। तो इसमें देख लेते हैं, n p के बराबर है, 7x की कोटि कितनी होगी, जो x की कोटि होगी, अर्थात 7x की कोटि कितनी होगी 2 क्रॉस n, और 5z की कोटि कितनी होगी, जो z की होगी, तो ये 2 क्रॉस p होगी। अब ये इसमें बताया गया है कि n p के बराबर है, अर्थात जो ये n है ये p के बराबर है, तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, इन आव्यूह की कोटि हो जाएगी, आव्यूह की कोटि, आव्यूह में 2 रो होंगे और कॉलम कितने होंगे, या तो n कह लीजिए या p कह लीजिए, दोनों एक ही है। तो आव्यूह की कोटि या तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, दोनों में से जो ऑप्शन में हो वो सही हो जाएगा, क्योंकि n तो वैसे भी p के बराबर ही है। तो इसमें ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी में 2 क्रॉस n दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से आपका पूरा अभ्यास खत्म हो चुका है, पूरा प्रश्नावली लग चुकी है। इसके बाद में अगली प्रश्नावली हम आगे लगाएंगे।